वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। वह फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। क्लास नंबर 26 है, ठीक है। ऑलरेडी 25 क्लासें हो चुकी हैं। 25 क्लासों में हमने लगभग आपके 25 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये 26 क्लास है, टॉपिक भी 26 होने वाला है आज की वीडियो में। तो जो टॉपिक अपना रहेगा, शिशु और बच्चों में विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसकी हम थियरी देखेंगे। देखिए, ज़्यादा एमसीक्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि एमसीक्यू का अलग से सेशन हम चला दिए हैं, तो पीछे हम एमसीक्यू करते आएंगे, लेकिन थियरी पहले कंप्लीट होनी चाहिए। बेसिक्स से लेकर हार्ड जो कठिन चीज़ें हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी के कमेंट आते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज आते हैं कि सर तो जल्द से जल्द क्लास करवा दीजिए। पूरा क्लास हम करवा देते हैं, लेकिन हम इंतज़ार करते हैं जो भी लोग पिछली क्लास को ना देखे हैं वो देख लें। तब आप लोग भी कोशिश किया करिए कि जल्द से जल्द, हमारा टारगेट रहता है 1K, ठीक है। 1K व्यूज़ जैसे ही कंप्लीट होता है नई क्लास हम अपलोड कर देते हैं, क्योंकि हम टारगेट शुरू से ही लेके चल रहे हैं कि हमको 1000 लोगों को सिलेक्शन दिलवाना है, कैसे भी करके दिलवाना है, ठीक है। तो देखिए, रीज़न है क्लास देर से बहुत से लोग देखते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं। एनएम बहन लोग ड्यूटी पे, संविदा वाले हैं, NHM 17,000 वाले, वो लोग जैसे ही क्लास को देख लेते हैं फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो देख रहा है बाद में देख लेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी कमी आप लोगों की ये रहती है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं। नोटिफिकेशन बगल में ही होता है, उस नोटिफिकेशन को एक बार प्रेस कर लेंगे तो जो भी अपडेट रहेंगे, ठीक है, जैसे ही वीडियो हमने अपलोड किया तो आपके मोबाइल के आ जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास अपलोड हो चुकी है। तो आप उसको सेव कर लिया करिए, बाद में देखा करिए, ठीक है। लाइक करके छोड़ दिया करिए, बाद में देख लिया करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। फिलहाल कोई बात नहीं है। बाकी जो डेडिकेटेड होके क्लास देख रहा है तो उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं। क्लास अब तो आपकी रेगुलर रहने वाली है। देखिए, पार्ट 1 है, इस टॉपिक का पार्ट 1 है शिशु, एक सेकेंड, शिशु और बच्चों में विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। मैंने कुछ बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक करवाए हैं जिनका केवल एक ही पार्ट कवर करके छोड़ दिया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो पार्ट 1 में कवर ही कर लेते हैं। पार्ट 2 में वही चीज़ बच जाती है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं वो भी करवा दूंगा, ठीक है। जैसे ये आपके 38 टॉपिक पूरे कवर होंगे, जो बचे खुचे होंगे सब कुछ हम कवर कर लेंगे। और आपके एमसीक्यू का सेशन चलेगा तो अब हम बीच बीच में जो आपकी बुक की, ठीक है, बुक की जो आप लोग बुक खरीदे हुए हैं, ठीक है, एनएम थियरी वाली, तो उसके भी एमसीक्यू हम ऐड करते जाएंगे, सब कुछ आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपके अप्रैल में होंगे, मैं बार बार बोलता हूँ एग्ज़ाम आपके अप्रैल में ही होंगे। 25 से 30 अप्रैल में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वो भी कंफर्म हो जाएगा। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, देखिए ये ऑफिशियल जानकारी है, तभी मैं बता रहा हूँ। मुझे सूचना मिली है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर के बाद आपका पेपर लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वो टेक्निकल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर है, ये आपका कंप्लीट होने वाला है मार्च तक, ठीक है। अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा, 15 अप्रैल तक। इसलिए मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि 25 से 30 अप्रैल तक आपके पेपर हो जाने वाले हैं। किसी भी हाल में आपने देखा होगा, 2-3 भर्तियों का पेपर बहुत जल्द करवा लिया, जो आपकी जस्ट ज़्यादा अंतर नहीं था। जैसे होम्योपैथी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम डेट आ गया है फरवरी से, शायद 6 फरवरी से है। तो ये होम्योपैथी फार्मासिस्ट की जो भर्ती आई थी आपके साथ में ही आई थी, बस 1 महीना पहले इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 2 महीना पहले मान सकते हो आप, नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो वही 2 महीना हम छोड़ देते हैं भैया, फरवरी में इनका एग्ज़ाम ले रहे हैं तो मार्च में छोड़ दीजिए, अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में आपका एग्ज़ाम ले लेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, आइडिया लग जाती है, तभी मैं आपको बता पाता हूँ ना, नहीं तो मैं नहीं बताता हूँ। और मैंने आपसे बोला भी था कि 3-4 महीना पहले मैं बता दूंगा कि एग्ज़ाम आपके कब कंडक्ट होंगे, तो मैं बता रहा हूँ 3 महीना पहले। बाद में मत ये बोलना कि सर आपने नहीं बताया था पहले, ठीक है। जिस तरीके से भर्ती को मैंने बता दिया था 2 महीने पहले कि भर्ती अब आ जाएगी, ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए, अभी डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। उसी प्रकार अब भी बोल रहा हूँ, आप लोग तैयारी करते रहिए, आपके एग्ज़ाम 25 से 30 अप्रैल को हो जाने वाले हैं, ठीक है। और ज़रूरी भी है, जितना जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उतना जल्दी रिजल्ट आएगा, उतना जल्दी ज्वाइनिंग आएगा। नहीं तो इन लोगों का क्या है, यूपी ट्रिपल एससी का क्या भरोसा, आज फॉर्म में, कल फॉर्म इसका गायब हो जाएगा, ठीक है।
जैसे आज तेज़ी से काम कर रहा है, कल को तेज़ी से यही काम नहीं करेगा, फिर डिले कर देगा, 2 साल 3 साल झेला देगा। तो इतना नहीं झेलना है यार, बहुत हो चुका। अब तक इन्होंने बहुत झेलाया, लेकिन अब हम आ गए हैं तो कोई किसी प्रकार की डिले नहीं होगा। हम लोग शुरू से ही तैयार रहते हैं, जैसे ही डिले होगा वैसे ही दबाव बनाना शुरू। अब देखिए, आपका टॉपिक है बच्चों या फिर शिशुओं में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि वृद्धि और विकास है क्या चीज़, ठीक है। वृद्धि और विकास है क्या, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और आपकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका पेपर भैया बहुत बेसिक पूछेगा, बहुत आसान पूछेगा इस बार, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपकी करवाने वाली है कंपनी, उसका रिकॉर्ड ही है बेसिक प्रश्न उठाना, इजी प्रश्न बनाना। एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर आप देख सकते हो, जो आपके पहचान के उनसे पूछ लेना प्रश्न इजी आया था कि नहीं आया था, बोलेंगे बहुत इजी आया था। उसी प्रकार आपका भी इजी आएगा। मैं कैसे इतना सटीक चीज़ें बता पाता हूँ, कट ऑफ हो, रिजल्ट हो, क्यों? क्योंकि मैं एनालाइज करता हूँ, उस पर काम करता हूँ, तब बता पाता हूँ। जो आप लोग बोलते हो सर आपकी बातें सच्ची होती, नहीं भैया, बातें सच्ची नहीं होती है। आपके लिए मेहनत करते हैं, तब जाके वो बता पाते हैं। तो वृद्धि और विकास की पहले हम डिफिनेशन करेंगे। वृद्धि क्या है, ठीक है, ग्रोथ क्या है, ठीक है। ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। जैसे कि मैंने एक बहुत पहले लगभग 4-5 महीना पहले ही आप लोगों से मैंने पूछा था कम्युनिटी टैब में कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि न- नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन मैंने दिया था क्या, पेड़ दिया था, ठीक है, पेड़ दिया था, पत्थर दिया था, ठीक है, पत्थर दिया था, ठीक है। और मैंने वहाँ पे दिया था पेड़, पत्थर, मानव दिया था, जंतु दिया था, और एक ऑप्शन दिया था इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। तो आप लोगों ने वहाँ पे पत्थर को सिलेक्ट किया था। वृद्धि, ठीक है, वृद्धि मैंने पूछा था, वृद्धि। तो पत्थर भी वृद्धि करता है, ठीक है, ग्रोथ वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे, वृद्धि वाली बात हो रही। पत्थर भी वृद्धि करता है। अब आप बोलोगे अरे सर ऐसा क्यों, पत्थर कब से वृद्धि करने लगेगा। तो आप खुद अब प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेना। आप लोहा, ठीक है, कोई सा भी लोहा का टुकड़ा लेना, आप अपने पीछे वाले खेत में उसको फेंक देना या फिर जमीन पे गाड़ देना। 10 दिन बाद आप उठा के लाना उस लोहे का वजन नापना। पहले जब फेंकते टाइम वजन नापना, फेंकने के बाद 10 दिन बाद वजन नापना। आप देखेंगे कि उसका वेट बढ़ा मतलब उसने वृद्धि किया, ठीक है। तो वृद्धि और विकास में अंतर है, ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि और विकास में यहाँ पे जो वृद्धि की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है। वृद्धि निर्जीव भी करते हैं, सजीव भी करते हैं, लेकिन ग्रोथ है, विकास केवल सजीव चीज़ें करती हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, वृद्धि आपका निर्जीव भी करता है, सजीव भी करता है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ अब ऐसे ही समझ लो यार, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल क्यों बढ़ रही है। वो माउंट एवरेस्ट पर्वत है ना, पर्वत है ना। तो पर्वत की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, वो निर्जीव है। तो आप लोग बोलते हो कि निर्जीव की वृद्धि नहीं करते हैं। मुझे यही बता दीजिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल क्यों बढ़ती है जब वो निर्जीव है, ठीक है, पर्वत तो निर्जीव होता है ना। तो वृद्धि और विकास में यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वृद्धि और विकास में मेनली क्या डिफरेंस है, मेनली क्या अंतर है। वृद्धि निर्जीव भी करते हैं और ग्रोथ, विकास केवल सजीव ही करते हैं। ओके, आई होप आप अब इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि का मतलब ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब विकास से है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वृद्धि क्या है। वृद्धि का तात्पर्य लंबाई, चौड़ाई तथा वजन के बढ़ने से है। यह केवल शारीरिक माप को बढ़ने तक सीमित होती है, ठीक है, शारीरिक माप के बढ़ने तक सीमित होती है। ओके, अब डेवलपमेंट की बात आ गई, विकास की बात आ गई। विकास का अर्थ है क्रियाशीलता, कौशल में वृद्धि, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सभी क्षेत्रों को समुचित सम्मिश्रण। इसमें शिशु का भावनात्मक पक्ष भी सम्मिलित होता है। अब देखिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जो मैंने आपको समझाया वो चीज़, तो वृद्धि और विकास में क्या मेनली डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विकास का अर्थ है क्रियाशीलता एवं कौशल में वृद्धि। अरे भैया, कौशल, आप खाना बनाते हो, ठीक है, सब्जी बना लेते हो, लेकिन सब्जी के साथ साथ आपने रोटी भी बनाना सीख लिया, तो आपका स्किल डेवलप हुआ कि नहीं। आपका स्किल, आपके पास दो चीज़ें आ गई ना भैया। पहले आप सब्जी ही बना पा रहे थे, लेकिन अब सब्जी के साथ आप रोटी भी बना लेते हो। तो ये क्या हुआ, ये डेवलप हुआ, आपके कौशल में विकास हुआ, आपके विवेक में विकास हुआ, ठीक है। शायद तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, क्रियाशीलता
एवं कौशल में वृद्धि, ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सभी क्षेत्रों का समुचित मिश्रण है। इसमें शिशु का भावात्मक पक्ष भी सम्मिलित होता है। क्लियर? तो हम सब कुछ अब शिशु के बारे में ही देखेंगे, शिशु का डेवलप देखेंगे, शिशु का ग्रोथ देखेंगे, सारी चीज़ शिशु के बारे में अब हम शुरू करेंगे। हमने समझ लिया वृद्धि और विकास क्या चीज़ें हैं। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका महत्व क्या है? अब आप बताओगे कि सर वृद्धि और विकास का महत्व क्या है एक शिशु के लिए, या फिर आम आदमी, या फिर हमारे जीवन के लिए, या फिर पेड़ पौधे या जंतु, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के लिए वृद्धि और विकास का महत्व क्या है? तो चलिए इसके महत्व को हम समझते हैं। महत्व तो समझना ही ना, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो इसका महत्व क्या है, आपके अंदर यही सवाल आएगा ना, सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है? पढ़ाई का महत्व क्या है? पढ़ाई का महत्व यही है कि भैया एक सरकारी नौकरी लग जाए, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, यही महत्व है। उसी प्रकार वृद्धि और विकास का क्या महत्व है, उस चीज़ को आइए समझते हैं। वृद्धि और विकास दोनों की निगरानी और समझना आवश्यक है, क्योंकि एक समान शिशु का समुचित विकास तभी माना जाएगा जब उसकी लंबाई, वजन, समझ और कौशल में समान रूप से प्रगति हो। ठीक है? अरे भैया आप भी शादी करने जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई लड़का या कोई लड़की शादी करने जाता है, तो महत्व उसका क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? यही देखते हैं ना कि भैया कद काठी ठीक होना चाहिए, नौकरी वाला, सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ को देखते हैं, उसका दिमाग सही होना चाहिए, कोई रोज़गार होना चाहिए। तो वो वृद्धि और विकास ही देखते हो ना, उसमें अंदर क्या, उसके अंदर वृद्धि है क्या, उसके अंदर विकास है। अगर कोई सी भी कमी होती तो आप रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर लड़का वाला लड़की को रिजेक्ट कर देता है, लड़की वाला लड़के को रिजेक्ट कर देता है, ये चीज़ रहता है। तो इसका इम्पोर्टेंट है बहुत बड़ा। अब भैया वो लव मैरिज रहेगी तो अलग बात है। वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने वाले कारक, अब देखिए, अब आगे मेन आपके टॉपिक पे आ गए हम, वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने वाले कारक। ठीक है, जो आपका मेन टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है, वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने वाले कारक। चलिए, पहला क्या हो गया? अनुवंशिकता। ठीक है, अनुवंशिकता कारक कौन सा है, इसके अंदर हेडिंग डालना है, ये सभी हेडिंग है। ठीक है, अनुवंशिकता ये कैसे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं? तो ये माता पिता बच्चों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण, जैसे लंबाई, त्वचा का रंग आदि। मैंने आपको इसके पहले की वीडियो, ये अभी एमसीक्यू करवा रहा था, मैंने आपको बताया था कि देखिए, जो जैसे कि ये स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक है, सभी को पता है ये क्या होता है, स्पर्म और ओवम क्या है? एक प्रकार का सेल ही ना, एक प्रकार का कोशिका है। अब सभी को पता है कोशिका में क्या होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या रहता है? डीएनए रहता है। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन रहता है। ठीक है, तो ये डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, अनुवंशिकी चीज़ें इसी डीएनए ही से ही आता है। क्या करता है ये डीएनए? अपने ही जैसा, जैसे ये स्पर्म का डीएनए है, सॉरी यहाँ पे स्पर्म का सेल है, ठीक है, ये कोशिका, इसके अंदर एक केंद्रक है और उसके अंदर एक डीएनए है। ठीक है, ये ओवम है, ठीक है, ओवम का सेल है, ठीक है, इसके अंदर खुद का डीएनए है, प्रोटीन है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? अपने ही जैसा ये डीएनए क्या काम करेगा? जो अभी स्पर्म के अंदर है, अपने ही जैसा एक और डीएनए की कॉपी बनाएगा। ठीक है, एक और डीएनए की कॉपी बनाएगा, और वही कॉपी इस बच्चे में, इनसे जो बच्चे होगा, ठीक है, इन दोनों से मिलकर जब जाइगोट युग्मनज बनेगा, युग्मनज होने के बाद फिर बच्चा होगा ना, भ्रूण का विकास होगा, तो ये जो डीएनए कॉपी किया वही डीएनए इनमें भेज देगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो डीएनए कॉपी किया, अरे भैया सपोज दैट, ठीक है, स्पर्म है, ओवम है, ठीक है, इन्होंने इनके अंदर डीएनए है, इन्होंने एक और डीएनए कॉपी किया, ये सेल ने एक और डीएनए कॉपी किया, वही देखिए कुछ विभिन्नताएं रहती हैं, कुछ अलग डिफरेंस रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये एक डीएनए कॉपी किया, ये ओवम का भी डीएनए कॉपी किया, और यही दोनों कॉपी करके उससे होने वाले शिशु के अंदर वही चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, जैसा इनका रहेगा वैसा इनका भी गुण दोष रहेगा, जैसे लंबाई हुआ, त्वचा हुआ, रंग हुआ, या फिर दिमाग दिमाग भी आता है, डीएनए से ही आता है। अगर पिता का दिमाग बहुत स्ट्रांग टैलेंटेड है, या फिर माता बहुत टैलेंटेड है, तो जाहिर सी बात है बच्चे भी टैलेंटेड होंगे। अगर पिता की लंबाई ज़्यादा है, माता की लंबाई ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है शिशु की लंबाई भी ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, इसलिए देखिए, शादी विवाह करने जाते हैं, क्यों देखते हैं? अरे लड़का लड़का काला है, लड़का गोरा है, लड़का ये, अरे भैया काला गोरा काला गोरा भी आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कम रहती हैं, सबसे ज़्यादा दिमाग देखा जाता है। दिमाग
अगर ज़्यादा है भैया, लड़के के अंदर टैलेंट है तो सब कुछ है, ठीक है, शादी कर लेना चाहिए, रंग नहीं देखना चाहिए। अगर टैलेंट है तो शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होगा वो टैलेंटेड होगा, ठीक है। हालांकि वो सब कुछ डिपेंड नहीं करता है, डीएनए से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप उसको किस माहौल में ढालते हैं, किस माहौल में उसको वो करते हैं, ये सब भी, पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, मैं आपको समझाने के लिए वो सब सारी चीज़ें बता रहा था, आप उसको भूल जाइए। चलिए अब नेक्स्ट आइए, प्रजाति, ठीक है। प्रजाति क्या है भैया? प्रजाति भी एक कारक है, प्रभावित करने वाले कारक है। अच्छा, इसमें क्या है, भिन्न जातियों में वृद्धि और विकास का नमूना अलग अलग होता है, जैसे भारतीय, पश्चात या फिर अफ्रीकी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मातृक कारक, मैटरनल फैक्टर क्या है भैया? संतुलित आहार लेने वाली माताओं के बच्चे और तंदुरुस्त होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो माताएं संतुलित आहार लेती हैं उनके बच्चे भी स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं, ये बोला है मातृक फैक्टर जो है, मैटरनल फैक्टर जो है, ये बोला है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान कुपोषण या बीमारी जैसे रूबेला बच्चे के समान विकास को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाला एक कारक मातृक कारक है, ये भी बहुत ही प्रभावित करता है। अगर माता, ठीक है, संतुलित आहार ले रही हैं तो बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे, इसके इस कारक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और गर्भावस्था के दौरान यदि कुपोषित माँ है या फिर कोई बीमारियां है जैसे कि रूबेला, तो बच्चे में भी वही समान विकास को प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर? अब पोषण तो भाई ही सभी को पता है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं पोषण। तो प्रोटीन, विटामिन, खनिज युक्त संतुलित आहार की कमी से बच्चों के विकास को रोक सकते हैं, तो ये भी विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, चौथा, ठीक है। अब पांचवा, जलवायु भैया, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये क्लाइमेट भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं जलवायु, ठीक है। तो वृद्धि में मौसमी भिन्नताएं होती हैं, बसंत के वृद्धि अधिक होती है जबकि गर्मी में कम होती है, ठीक है। बसंत ऋतु में वृद्धि विकास ज़्यादा होता है जबकि गर्मी में कम होती है। लिंग, सेक्स के ऊपर क्या है, बालक बालिकाओं की तुलना में अधिक भारी और लंबा होता है। ये तो आप प्रैक्टिकली भी देखे होंगे कि जो बालक होते हैं बालिकाओं की तुलना में अधिक भारी और लंबा होते हैं। लेकिन आजकल के बालिकाएं पिज्ज़ा खाने वाली हैं, बर्गर खाने वाली हैं, चाउमीन खाने वाली हैं, उनका फैट बढ़ ही जाता है, कितना भी कंट्रोल कर लें, ठीक है। आजकल की ये चीज़ें नहीं रह गई हैं। अब देखिए, पीवीओटी लड़कियों में पहले आती है लेकिन अंततः लड़के लंबाई और वजन में आगे रहते हैं, ठीक है। भावनात्मक कारक क्या है, इमोशनल फैक्टर क्या है, प्रेम और देखभाल में पलने वाले बच्चे का विकास सामान्य रहता है, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है, सभी आपको ध्यान करना है, हेडिंग सहित याद करना है। आपकी भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे प्रश्न बनेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए, वृद्धि और विकास पर निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और निम्नलिखित में से देखिए प्रश्न, देखिए पहले प्रश्न सुन लीजिए, कैसे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, शिशु के वृद्धि और विकास में निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन दे देगा, पहला ऑप्शन दे देगा क्या, पहला देगा अनुवंशिकता, दूसरा देगा प्रजाति, तीसरा ऑप्शन दे देगा मैटरनल फैक्टर, ठीक है, या फिर मातृत्व कारक, एक ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आपको, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये चीज़ें देखना पड़ेगा, ये हेडिंग याद रहेगी तो प्रश्न आप बना देंगे। या तो फिर ऐसे पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा, बच्चे, देखिए ऐसे पूछेगा, कैसे पूछेगा, बच्चे की वृद्धि और विकास में संतुलित आहार लेने वाली माताओं से बच्चे के विकास और वृद्धि स्वस्थ और तंदुरुस्त होते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। तो आपको बताना है कि मातृत्व कारक है, हमने पढ़ा है मातृत्व कारक में माताएं अगर स्वस्थ भोजन या संतुलित भोजन ले रही हैं तो बच्चा भी स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा, ऐसे प्रश्न बन जाएगा, एक ही कारक पूछ लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो हर एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज ये कोई चीज़ नहीं बताता है यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा। आप कितना भी 4,000 का पढ़ लो, 5,000 का कोर्स खरीद के पढ़ लो, कोई बता देगा तो मुझे बताना, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रश्न बनाना सिखा रहा हूँ, थियरी पढ़ाने के साथ साथ मैं बता रहा हूँ कि प्रश्न कैसे बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन प्रश्न एग्जाम में बनेगा, आपका सिलेबस दे रखा है तो यहीं से बनाएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये मत सोचो। आप इतना ही दिमाग लगा लो, जो आप लोग भटकते हो या फिर आपको चिंता रहती है कि सर हम यही पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे ये बताओ,
ABCD में ए ऐसे ही लिखा रहता है ना, जो अल्फ़ाबेट रहते हैं इंग्लिश के ऐसे ही लिखा रहता है ना, C और D। अब ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बी ऐसे लिखा जा रहा है। अब आप सोचोगे कि सर ऐसे बता रहे हैं, चलिए हम किसी और टीचर के पास जाएं, किसी और अध्यापक के पास जाएं, तो क्या ये ए को बदल देगा क्या? ऐसे ही वो भी तो लिखेगा, ए ऐसे ही लिखेगा ना, ये बी वैसे ही लिखेगा ना, सी वैसे ही लिखेगा ना, चाहे वो अमेरिका के स्कूल में चले जाओ या फिर भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, ए तो नहीं बदलेगा ना, ऐसे जो लिखा है वैसे ही लिखेगा ना वो। तो क्या फिर नया है यार? क्या 2000-3000 में क्या नया है बताइए मुझे, क्या नया है? क्या कुछ नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता कि जितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, जितने अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, जितने अच्छे से मैं समय दे पा रहा हूँ, शायद कोई ही दे पाए। ये तो मैं नहीं समझ सकता हूँ। चलिए, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है, ये तो आपको पता ही है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। क्या कह नाम है। लोग क्यों बोलते हैं बच्चों के साथ इस तरीके से बात ना करो? क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आप जो देखिए समाज में आप हो कहीं, ठीक है, जैसे 4 लोग बैठे हैं, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो उस बोलते हैं कि भैया बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे के सामने इस तरीके से बात ना करें। क्यों? क्योंकि वो समाज को सही बना के रखेंगे, क्योंकि जो समाज बोलेगा, जो समाज करेगा, वही तो बच्चा भी करेगा, ठीक है। तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति मतलब भैया अगर मम्मी पापा के पास पैसा अच्छा है तो उसको भैया अच्छी तरीके से क्या दे पाएंगे, पोषण दे पाएंगे, खाना पीना दे पाएंगे, अच्छी तरीके से विद्यालय में भेज पाएंगे, अच्छी तरीके से शिक्षा दे पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब अच्छी तरीके से खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, तो बच्चा वो जाहिर सी बात है विकास ही करेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ठीक है। बचपन से ही आप अपने बच्चे को बताएंगे कि बेटा ये अंकल हैं, नमस्ते करो, इस चरण स्पर्श करो, बेटा सुबह 4 बजे उठ जाना है, ब्रश करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, कल्चर हैं, जिससे बच्चे की वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी कारक है, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो बहुत महत्वपूर्ण कारक है बच्चे की वृद्धि और विकास में, ठीक है। तो शिक्षित माता पिता के बच्चों का विकास श्रेष्ठ होता है। आप देखिए ये लाइन लिख दिया गया है, शिक्षित अगर माता पिता हैं, ठीक है, शिक्षित माता पिता हैं तो बच्चों का विकास श्रेष्ठ होगा, बच्चों का विकास ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे कि मेल है कोई, ठीक है, मेल है या कोई फीमेल है, ठीक है, तो भैया दोनों लोग शिक्षित हैं, ठीक है, दोनों लोग शिक्षित हैं। पहली बात तो एक डीएनए, ठीक है, डीएनए की वजह से ऑलरेडी बच्चा शिक्षित होना ही होना है, उसका कोई ना कोई गुण दोष इस पे आ ही जाएगा, गुण आ ही जाएगा। और दूसरी बात, जब ये शिक्षित हैं, ये जब ये पापा शिक्षित हैं, पापा मम्मी नहीं रहेंगे तो पापा इनको डांटेंगे, बेटा पढ़ो, होमवर्क दिखाओ, होमवर्क किए हो कि नहीं, क्या पढ़ाई की हो कि नहीं, ये चीज़। और जब पापा घर पे नहीं रहेंगे तो मम्मी बोलेंगी, अच्छा बेटा तुम स्कूल से आ गए हो, दिखाओ क्या होमवर्क मिला, क्या किए हो, क्या नहीं किए। तो अच्छी तरीके से शिक्षित कर पाएंगे। जब शिक्षा अच्छा मिल पाएगा तो विकास श्रेष्ठ तो होगा ही होगा ना भैया। ये चीज़ है, डिपेंड करता है। आप देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिशु और बच्चों के वृद्धि और विकास का मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन कैसे करते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम देखेंगे। अब बच्चा, ठीक है, अब बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है, बड़ा होने वाला है, मतलब पैदा हो चुका है, धरती पे आ गया है। तो आप देखोगे कि मूल्यांकन उसको करोगे कि इसके अंदर वृद्धि और विकास है कि नहीं है। तो क्या करोगे, सबसे पहले उसका वजन करोगे। वजन कितना होना चाहिए जन्म के समय? 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक, ठीक है, जन्म के समय। अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका वजन 2.5 से 3.5 किलो के बीच में होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अब एक वर्ष में कितना होना चाहिए? एक वर्ष 12 महीने में कितना होना चाहिए? 5 से 6 किग्रा होना चाहिए। 2 वर्ष में 10 से 12 किग्रा, 3 वर्ष में 12.5 से 15 किग्रा, ठीक है, 5 वर्ष में 17.5 से 18 किग्रा और 10 वर्ष में 30 किग्रा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, इतना जब वजन रहेगा तो आप मान सकते हो कि बच्चा हाँ स्वस्थ है, ठीक है। इतना वजन, ये सभी इतना होना चाहिए, ठीक है। जन्म के समय 2.5 से 3.5 किग्रा, एक वर्ष में इतना 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 इतना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर इतना है वजन, ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि बच्चे में कोई किसी प्रकार की कुपोषित नहीं है, बच्चा मतलब स्वस्थ है। अब लंबाई, लंबाई भी आपको देखना है। लंबाई कितना जन्म के समय भैया? 45 से 50 सेंटीमीटर, एक वर्ष में 73 से 75 सेंटीमीटर, 2 वर्ष में 90 सेंटीमीटर, 5 वर्ष में 105 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई भी आपको ध्यान में रखना है। 10 वर्ष में कितना? 150 सेंटीमीटर।
अब सिर की माप, जैसे सिर की माप देखना है जन्म के समय तो 34 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1 वर्ष में 47 सेंटीमीटर, 7 वर्ष में 51 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अब छाती की माप मतलब चेस्ट की माप लेना है तो जन्म के समय 32 से 33 सेंटीमीटर, 1 वर्ष में छाती माप सिर से बड़ा हो जाता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब विभिन्न आयु पर शारीरिक विकास। अब विभिन्न आयु पर जैसे 0 से 6 माह तक हम देखेंगे, ठीक है। पहले 0 से 6 माह तक देखेंगे, जिनमें से 2 सप्ताह, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है भैया, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के चलिए, ठीक है। 2 सप्ताह में सिर एक और घुमा सकता है। 2 सप्ताह का बच्चा है तो सिर एक और घुमा सकता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। 4 से 6 सप्ताह में मुस्कुराने लगता है। जैसे ही उसके पास जाओ, बच्चे के पास, सपोज दैट बच्चा ये पालना में बैठा है, सो रहा है, ठीक है। आप कहीं से आ रहे हो, ठीक है, आप जैसे ही इसके पास पहुंचोगे बच्चा मुस्कुरा देगा, किसी को भी देख के मुस्कुरा देगा। ये जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा को ही देख के मुस्कुराए, नहीं, अननोन आदमी भी आ गया उसको भी देख के हंस देगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आप उसको ऐसा रिएक्ट करें कि वो हंस देगा, ठीक है, मुस्कुरा देता है। और 3 माह प्रकाश की ओर देख सकता है। जैसे ही आप लाइट मोबाइल जलाते हो ना तो तुरंत देखने लगता है। अब 5 माह में सहारे बैठ सकता है। यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कितने महीने बाद बच्चे सहारे से बैठ सकता है। निम्नलिखित में कितने महीने के बाद बच्चे प्रकाश को देख सकता है। निम्नलिखित में कितने महीने के बाद या फिर कितने सप्ताह के बाद बच्चा मुस्कुराने लगता है। तो ये सारे प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा में ऐसे डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट। तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 6 से 12 सप्ताह में या फिर 6 से 12 माह में क्या रिएक्ट होता है। 6 से 12 माह में, 6 माह में जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, अब बच्चा देखिए बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हम बच्चे को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चा 6 माह का होता है तो पलट सकता है, ठीक है। आप पालने में लिटा के बैठे हो, आप कहीं पे चले जाइए, ठीक है, बाहर बर्तन धुल लें, ठीक है, बर्तन धुल लें, बच्चे को पालने पे सुलाकर आप देखोगे तो बच्चा पलट गया होगा, ठीक है, इस तरफ एक करवट हो गया होगा या फिर पेट पेट के बल चला गया होगा। तो ये चीज़ रहता है। 8 से 9 माह में फर्नीचर के सहारे खड़ा होने लगता है। कितने महीने में? 8 से 9 माह में फर्नीचर के सहारे खड़ा होने लगता है। 10 माह में बिना सहारे कुछ समय खड़ा रह सकता है। अब देखिए 10 माह का हुआ तो सहारा भी नहीं देते हो तो भी वो खड़ा रह सकता है। अब 12 महीने में सहारा, थोड़ा सा सहारा दिए कि चलने का प्रयास करता है, ठीक है। अब देखिए 1 से 5 वर्ष के बीच में हम देखेंगे, जब 15 माह का हो जाता है बच्चा तो बिना सहारे पीछे चल सकता है, ठीक है। जब 18 माह का हुआ तो सीढ़ी पकड़ कर चल सकता है। और 2 से 3 वर्ष का हुआ तो दौड़ सकता है, ठीक है। चॉकलेट लेके आ जाइए, तुरंत आपके पास आ जाएगा दौड़ते हुए। 4 से 5 वर्ष का हुआ तो बिना सहारे सीढ़ी चढ़ सकता है। क्लियर? अब भाषा का विकास, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 3 महीने का जब बच्चा हुआ तो मुंह से क्या बोलेगा? गूं। मुंह से क्या बोलेगा? गूं। जैसे आप आवाज़ दोगे तो गूं जैसी आवाज़ निकालना शुरू करेगा। वहीं पे 6 महीने का हुआ तो पा बा मा पा इतना ही बोलेगा, मामा नहीं बोलेगा, ठीक है। मामा नहीं बोलेगा, माँ बोलेगा, पा बोलेगा, बा बोलेगा, ठीक है। ये शब्द 6 महीने पे बच्चा बोलने लगता है। बकलोल होते हैं सब ना 6 महीने पे। अब देखिए अब 9 महीने का हुआ तो अब यही पूरा पूरा जो माँ बोल रहा था ना, अब उसमें एक और लगा देगा, मामा, पापा। देखिए सबसे पहले बच्चा मामा ही बोलता है, ठीक है, मामा ही। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ठीक है, बच्चे का, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे का सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला और सबसे अंतिम दोस्त कौन होता है? जानते हैं कौन होता है सबसे पहला और सबसे अंतिम दोस्त? कौन होता है? फ्रेंड कौन होता है? दादा होते हैं बच्चे का, ठीक है। बच्चे का जो दादा होते हैं वही सबसे पहले मित्र होते हैं और सबसे अंतिम मित्र होते हैं। तो ये चीज़ है, आप भी नोटिस करना। वो दादा से सबसे पहले दोस्ती करेगा, दादा से ज़्यादा प्रेम करता है मम्मी पापा की अपेक्षा। वो 1 वर्ष का जब हुआ तो 2 शब्दों को जोड़कर बोलना शुरू करता है, ठीक है। 2 वर्ष का जब हुआ सरल वाक्य बोलना शुरू करेगा। 3 वर्ष का हुआ तो कहानियाँ बोलना शुरू करता है। अब देखिए बाल विकास के मुख्य चरण क्या है? सामाजिक विकास, ठीक है। सामाजिक विकास में क्या हम देखेंगे? 4 से 8 सप्ताह का हुआ तो आईनों को देखकर मुस्कुरा देता है, ठीक है। आईना उसके सामने देखो, अरे बेटा देखो ये बाबा, आप बोलते हो ना,
ये बाबा यहाँ पे है, इस आईने में भी है। तो मुस्कुरा देगा, हैं हमारी फोटो दिख रही है क्या है आईने में, ऐसा सोचकर मुस्कुरा देता है। अब 6 माह का हुआ तो अलविदा करना, अलविदा मतलब समझते हो, बाय बाय टाटा बोलते हो ना कि बेटा जा रहे हैं अंकल टाटा करो, तो टाटा करना सीखता है वो 6 महीने में, ठीक है। और 9 माह में खिलौने से खेलता है, 9 माह में खिलौने से खेलता है। मोटर स्किल, अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मोटर स्किल मतलब उसकी दिमागी की अब क्या स्किल है वो चीज़ को देखिए। 5 माह होता है, सिर और छाती उठा सकता है, ठीक है। 12 से 14 माह सीढ़ियाँ पकड़ कर चढ़ सकता है। 2 से 3 वर्ष बिना सहारे दौड़ता है। ये सारे मोटर स्किल्स में आते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। निम्न ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा, निम्नलिखित में बताइए किस स्किल के सहारे बच्चा छाती उठा सकता है, तो आपको बताना है मोटर स्किल्स के। अब देखिए वृद्धि, अब हम प्रश्न बना लेंगे जो आपने पढ़ा है, थोड़ा सा हम एमसीक्यू बना लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएं। एमसीक्यू देखेंगे तो चलिए, वृद्धि का तात्पर्य क्या है, ग्रोथ का, ठीक है, तात्पर्य क्या है, ऑप्शन है आपके पास ए शारीरिक मानसिक और सामाजिक कौशल का विकास, केवल वजन लंबाई और चौड़ाई का बढ़ना। हमने आपको एक छोटी सी टिक बता रखी है कि मेरे प्रश्न में जो केवल वर्ड आ जाए उसको आप कैंसिल कर देना है। सी वाला बोल रहा है कि भावनात्मक और सामाजिक विकास, ठीक है, ओके। और डी वाला बोला कि भाषा और संज्ञानात्मक कौशल का विकास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा, ठीक है। केवल वजन लंबाई, ओ देखिए यहाँ पे वृद्धि का मतलब, ठीक है, विकास नहीं पूछा है, ठीक है। विकास पूछा होता तो ये शारीरिक सामाजिक और कौशल, ठीक है, कौशल का विकास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वृद्धि पूछा है। तो वृद्धि में हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, सॉरी मैंने भी गलत कर दिया, ध्यान से देखना। वृद्धि में क्या आता है, मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था, पत्थर का एग्जाम्पल दिया था ना कि पत्थर भी वृद्धि करता है। तो वजन में वृद्धि, लंबाई और चौड़ाई का बढ़ना ही वृद्धि का तात्पर्य है, ठीक है। और विकास का तात्पर्य क्या है, विकास का ये वाला सही हो जाएगा, शारीरिक मानसिक और सामाजिक कौशल का विकास, ये विकास के अंदर आएगा। देखिए विकास और वृद्धि दोनों वर्ड अलग हैं, इस चीज़ को आपने समझ लिया, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया है। वृद्धि आपने समझ लिया, विकास आपने समझ लिया कि वृद्धि और विकास क्या है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका क्लियर हो जाएगा। आधे से ज़्यादा आपका कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जैसे कि इस प्रश्न में जानबूझ के मैंने गलत बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो वृद्धि अलग चीज़ होती है, विकास अलग होता है। वृद्धि निर्जीव भी करता है, ध्यान देना है, वृद्धि निर्जीव भी करता है, सजीव भी करता है, लेकिन विकास केवल सजीव करता है। तो केवल वजन अगर बढ़ा, लंबाई बढ़ा, तो हम बोल देंगे कि ये चीज़ें वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि का मतलब केवल शारीरिक माप, लंबाई, वजन, चौड़ाई में वृद्धि से है, जबकि मानसिक और सामाजिक कौशल का विकास डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर। अब देखिए प्रश्न बनाना है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बनाना है आपको, क्या नेक्स्ट प्रश्न बनाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। अब आइए, मैंने आपको बताया था ना कि प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा, जैसे अभी हमने आपने सारे हेडिंग पढ़ा होगा तो अच्छे से आप बता पाएंगे। माता का गर्भकालीन आहार, ठीक है, ये जो होता है, ये बच्चे का लिंग होता है, ये ठीक है। मैटरनल फैक्टर मैंने आपको बताया था ना, तो ये मैटरनल फैक्टर में आ जाएगा। बच्चे का लिंग मैंने आपको 6 में बताया था। जलवायु का पर्यावरण मैंने आपको बताया था, ठीक है, जलवायु पे। तो उपरोक्त सभी, इनमें से सभी ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है, बच्चों को वृद्धि और विकास में। यहाँ पे व्याख्या भी लिखा है, पढ़ सकते हो। वृद्धि और विकास पर कई कारक प्रभाव डालते हैं, जैसे आनुवंशिकता, माता का आहार, लिंग, जलवायु, सामाजिक आर्थिक स्थिति और भावनात्मक देखभाल, ये बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 वर्ष के बच्चे का आदर्श वजन क्या होता है। अब आप इसका उत्तर दीजिए, ठीक है, अगर आपने थियरी पढ़ा है। मैंने आपको वहाँ पे क्लियर किया था कि 1 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसका वजन कितना होना चाहिए, 5 से 6 केजी तक। उम्मीद करते हैं आपने इसका राइट आंसर दिया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी करेक्ट है। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 से 3.5 किग्रा होता है, और 1 वर्ष में ये बढ़कर वजन 5 से 6 केजी का हो जाता है, ठीक है। अगर बच्चा 1 वर्ष का हो गया, 5 से 6 केजी उसकी वजन नहीं है, 4 केजी है, तो आप बोल सकते हो कि बच्चा कुपोषित है, बच्चा स्वस्थ नहीं है, बच्चा सही तरीके से पोषण नहीं पाया है उसको, ये आप बोल सकते हो। प्रश्न नंबर 4 बनाना है आपको, विकास के कौन से चरण में बच्चा
मामा पापा जैसे शब्द बोलना शुरू करता है। ठीक है, मैंने आपको क्लियर किया था ऊपर थियरी में, जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं कि बच्चा 9 महीने का होता है तो मामा पापा वर्ड जैसे बोलना शब्द, ये सब शब्द बोलना शुरू करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9 माह की आयु में बच्चा मामा पापा जैसे सरल शब्द बोलना शुरू करता है, जबकि 6 माह में वह केवल माँ पा जैसी ध्वनियाँ निकालता है। ओके, अब आप बताना इतने अच्छे से कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, किस आयु में बच्चा बिना सहारे सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने आपको थियरी में बता के रखा है। 2 से 3 वर्ष का बच्चा हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 से 3 वर्ष की आयु में बच्चा बिना सहारे के और चलने और सीढ़ी पर चढ़ने की क्षमता विकसित करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वृद्धि निगरानी। ठीक है, वृद्धि निगरानी के बारे में नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है कि वृद्धि निगरानी बच्चों का वजन और लंबाई उनकी उम्र के अनुसार, एक सेकेंड, बच्चों का वजन और लंबाई उनकी उम्र के अनुसार नियमित रूप से बढ़नी चाहिए। यदि बच्चे का वजन उम्र के अनुसार नहीं बढ़ता है, ठीक है, जैसे कि बच्चा 1 साल का हो गया, ठीक है, 1 साल का हो गया, 1 साल का हो गया, ठीक है, 1 साल का हो गया, जो स्टैंडर्ड है उसका, ठीक है, जो मानक निर्धारित किया गया है कि 1 साल में बच्चा 5 से 6 kg का होना चाहिए, वजन उसका नहीं बढ़ा, तो आप बोल सकते हो क्या, क्या बोल सकते हो, मैंने आपको बोला ना तब बच्चा कुपोषित कहलाएगा। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा, यहीं पे लिखा है वृद्धि निगरानी, वही वर्ड यहाँ पे, वही चीज़ सारी बातें लिखी गई हैं। बच्चों का वजन और लंबाई उनकी उम्र के अनुसार नियमित रूप से बढ़नी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा जैसे कि 1 साल हो गया, ठीक है, बच्चा 1 साल का हो गया, बच्चे का वजन 5 से 6 kg होना चाहिए, लेकिन आपने देखा बच्चे का वजन 1 साल में 10 kg 7 kg हो गया, तब भी आप बोल सकते हो कि दिक्कतें हैं बच्चे में, भैया इतनी तेज़ी के साथ वृद्धि क्यों करता है, तब भी दिक्कत है, कम है तब भी दिक्कत है, ज़्यादा है तब भी दिक्कत है। नहीं, जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया उतना ही होना चाहिए, तभी बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो यदि यदि बच्चे का वजन उम्र के अनुसार नहीं बढ़ता है तो यह कुपोषण का संकेत हो सकता है, जिसे नज़रअंदाज करना खतरनाक है। बच्चों की वृद्धि निगरानी की प्रक्रिया मुख्यतः निम्नलिखित चरणों में की जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर भैया उम्र के साथ या फिर उम्र के साथ वजन नहीं बढ़ रहा है, लंबाई नहीं बढ़ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि बच्चा कुपोषित है। ठीक है, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, वजन को, उसकी लंबाई को मेंटेन करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उनको देना ही पड़ेगा। और तो अच्छा, वृद्धि और निगरानी का महत्व क्या है, हमने बताया है ना भैया, बच्चों के शारीरिक विकास और पोषण स्तर की जानकारी देता है, बच्चों में कुपोषण और बीमारियों की पहचान करने में मदद करता है। ठीक है, वृद्धि और निगरानी का महत्व यही है। अरे भैया, आप जब ये सब चीज़ नोटिस करोगे कि बहुत क्या होता है, देखिए गाँवों में भी अब भी ये लोग इग्नोर करते हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान ही नहीं देता, और इसीलिए आप सभी को नियुक्त किया जाता है कि आप अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए, जो भी बच्चा है उनको वजन नापिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अगर वज़न कम है तो माँ को समझाएं कि आपका बच्चे का वज़न कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इस पे ध्यान दें, इसीलिए आपको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और टीकाकरण करिए, जो भी प्रकार की टीका हैं उनके फ़ायदेमंद हैं तो उस टीका को लगाया जाता है, इसीलिए तो एनएम को नियुक्त किया जा रहा है। तो आप सभी को, जब आपको ऑलरेडी ही नहीं पता है, ठीक है, आपको खुद ही नहीं पता है, तो आप दूसरों को क्या बता पाएंगे, तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बच्चों में कुपोषण और बीमारियों की पहचान करने में मदद करता है, समय समय पर हस्तक्षेप से बच्चों की वृद्धि में सुधार किया जा सकता है। क्लियर, जैसे ये पता चलता है वैसे ही आप उस पर, जब उस पर ध्यान देंगे, हस्तक्षेप करेंगे तो सुधारा जा सकता है वो स्थिति, ये नहीं कि सुधारा नहीं जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि निगरानी का कार्य, अब जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस प्रक्रिया को अंजाम देती हैं, जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये भी ध्यान देती हूँ, वो भी बच्चों का वजन लंबाई नापते रहते हैं, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट रखा भी है। ठीक है, सरकार की तरफ से बच्चों का नियमित वजन लिया जाता है, ये आंकड़ा वृद्धि और निगरानी कार्ड पर दर्ज किया जाता है। आपको कार्ड मिलता है जब आप ड्यूटी करोगे ना, ठीक है, बच्चे का एक कार्ड, ठीक है, जो माता के पास ही रहेगा, ठीक, उसमें टीकाकरण, लंबाई वगैरह सब कुछ डिटेल रहेगा, कब टीका कौन सा क्या लगा है, वो सारा कार्ड रहेगा। ठीक है, उस पर चीज़ें रहेगी। हालांकि
आपको कभी हम दिखाएंगे, बताएंगे भी, ठीक है। कार्ड में छपे विकास कर्व का उपयोग करके यहाँ आंका जाता है कि बच्चा समान वजन का है या कम वजन का है। यदि बच्चा कम वजन का पाया जाता है, ध्यान देना, यदि बच्चा कम वजन का पाया जाता है तो उसे पोषाहार की अतिरिक्त मात्रा दी जाती है। क्लियर? क्या यदि बच्चा का वजन क्या हो, कम पाया जाता है तो क्या किया जाता है, उसे पोषण आहार की अतिरिक्त मात्रा दी जाती है। क्लियर? परिवार को पोषण से संबंधित सलाह दी जाती है, और जो परिवार के हैं, ठीक है, परिवार के सदस्य हैं, उनको पोषण से संबंधित सलाह दी जाती है कि भैया आप इनको ध्यान दो, ठीक है, पोषण पे इनके ध्यान दो, ठीक है, इनको लाइए, काजू बादाम पीस कर पिलवाइए, ठीक है। गंभीर मामलों में बच्चे को चिकित्सा अधिकारी के पास रेफर किया कर दिया जाता है। अब जैसे गंभीर मामले में, अब जैसे आपको लगता है कि हमें हमारे सलाह देने से, ठीक है, या फिर माता को हमको समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चा सीरियस है, ऑलरेडी है, तो मामला गंभीर हो जाएगा और देरी करेंगे तो आप क्या करेंगे, चिकित्सा अधिकारी को रेफ़र कर देंगे कि भैया जाइए उनके पास, ठीक है, वो बताएंगे क्या करना है। अब देखिए पोषणी मूल्यांकन, ठीक है। अब पोषणी मूल्यांकन में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है पोषक तत्वों बच्चों के शरीर और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरे भैया सभी को पता है यार, पोषक तत्व बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है, कोई ध्यान नहीं देता है, इसीलिए बच्चा कुपोषण हो जाता है। कुपोषण और अल्पपोषण बच्चों की वृद्धि, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चा कुपोषण है तो उसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों को लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ, बच्चे को बुखार लो, थोड़ा सा भी बारिश हुई, बच्चे को जुकाम लो, ठीक है, थोड़ी सी सर्दी बढ़ी, बच्चे को फीवर लो। क्यों? क्योंकि बच्चा भैया कुपोषित है, ठीक है, वो क्लाइमेट को नहीं झेल पा रहा है, ठीक है, वो क्लाइमेट को नहीं झेल पा रहा है। क्लाइमेट जैसे ही चेंज होता है, बच्चे के अंदर बीमारी आ जा रही है। तो क्या रीज़न है कुपोषित होने का, रीज़न है, ठीक है। तो वृद्धि और स्वास्थ्य परीक्षा को वही प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसका उद्देश्य क्या है, पोषणी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? चलिए उद्देश्य हम देखते हैं क्या है। समुदाय में कुपोषण की स्थिति का पता लगाना, ठीक है, समुदाय में कुपोषण की स्थिति का पता लगाना, ठीक है, पहला उद्देश्य ये हो गया, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या है, शारीरिक विकास, वजन, ऊंचाई और आयु के बीच का संबंध अध्ययन करना, दूसरा उद्देश्य ये हो गया आपका। तीसरा क्या है, आहार की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों की पहचान करना। आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे और शिशु के पोषणी मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से पोषणी मूल्यांकन का उद्देश्य है, ऐसे करके पूछेगा। तो ये सारे पॉइंट दिया रहेगा, पहला पॉइंट दे देगा, पहले ऑप्शन में ये दे देगा समुदाय में कुपोषण की स्थिति का पता लगाना, दूसरा दे देगा शारीरिक विकास, वजन, ऊंचाई और आयु के बीच संबंध का अध्ययन करना, तीसरा ऑप्शन दे देगा आहार की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों की पहचान करना, डी दे देगा कि इनमें से सभी। तो ये सारे पॉइंट आप जब पढ़े रहेंगे, आपके दिमाग में रहेंगी सारी चीज़ें, तभी आप वहाँ पे एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। ओके, तो कुपोषण से बचाव और उसके समाधान के उपाय सुझाना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, विधियाँ क्या है भैया? अब मूल्यांकन जब आप कर रहे हो, ठीक है, उद्देश्य हमने देख लिया, ठीक है, अब ये पोषणी मूल्यांकन की विधियाँ क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखना है, विधियाँ क्या है। तो दो विधियाँ, पहला हम विधि देखेंगे प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के भी एक है शारीरिक मापन, ठीक है, शारीरिक मापन में क्या करेंगे आप, वजन लेंगे, ठीक है, वजन, ऊंचाई, सिर की परिधि और त्वचा की मोटाई की माप। उदाहरण के लिए, चलिए उदाहरण भी हम देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, वजन श्रेणियाँ कितनी, समान शरीर का वजन कितना होता है, समान शरीर का वजन के 90 से 100%। कुपोषण के स्तर में क्या है, श्रेणी 1, ध्यान देना है, ऐसे ही पूछेगा, ये प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, जो स्तर दिया है ये तीनों 1 2 3, ये तीनों स्तर हैं किसके, कुपोषण के, ऐसे पूछेगा। निम्नलिखित में से बताइए कुपोषण का तृतीय स्तर कितना प्रतिशत होता है। तो आपको ध्यान देना है कि कुपोषण का तृतीय स्तर 60% से कम होता है। अब प्रथम श्रेणी कितना होता है, 75 से 89%, और सेकंड स्तर कितना होता है, 60 से 74%। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ये कुपोषण के स्तर जो हैं तीनों इंपॉर्टेंट है, भर्ती परीक्षा में प्रश्न बन सकता है आपके। बेसिक ही चीज़ें बनेंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम जो करवाने वाली है बहुत ही इजी प्रश्न बनाता है, ठीक है।
और रीज़न भी है ईजी प्रश्न बनाने का इन लोगों का, ठीक है, क्योंकि कुछ सीटें ये लोग दे देते हैं अपनी पहचान की, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा बढ़े, देखिए अब क्या रहता है, कुछ सीटें अपने पहचान के लोगों को दे देते, सभी भर्तियां में होती है, आज से नहीं बहुत दिनों से होता आ रहा है। जितनी भर्तियां आती हैं उनका 2 से 10% फिक्स रहता है, दूसरों के कोटा में जाता है। अब ये भर्तियां जब दूसरे के कोटा में दे देंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी, तो सवाल आप पैदा करोगे ना, सवाल आप पैदा करोगे कट ऑफ कैसे गई, तो बता देंगे पेपर इजी बनाए थे ऐसे गई। यही लॉजिक रहता है इजी बनाने का। और अब ये 2024 का जो गया ना, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, इवन बीपीएससी बिहार का जो पेपर हुआ वो पेपर हो, ठीक है, बहुत ही हलवा बनाए हैं ये लोग, जानबूझ के हलवा बनाए, जानबूझ के सस्ता कहते हैं। तो आपका भी पेपर बहुत ही हलवा आएगा, बहुत ही आसान आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं छोड़ना है, एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ऊंचाई मापन 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की ऊंचाई लेटी हुई मापी जाती है, और उससे अधिक आयु के बच्चों के खड़े होकर। क्या बोला जा रहा है, ऊंचाई जब आप मापने जा रहे हो तो 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की ऊंचाई लेटी हुई मापी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैसे मापी जाती है, लेटी हुई, कितने वर्ष के, 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों में, और जो उससे अधिक होते हैं उन बच्चों की आयु खड़े होकर मापी जाती है, ठीक है। त्वचा की मोटाई कैसे, कैलिपर्स का उपयोग करके मापा जाता है। निम्नलिखित में से बताइए किस यंत्र के द्वारा त्वचा की मोटाई मापी जा सकती है। ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा कैलिपर्स, दूसरा दे देगा वर्नियर गेज, तीसरा दे देगा माइक्रोमीटर, और चौथा दे देगा कि रिंच पाना। तो आप पढ़े रहेंगे कैलिपर्स, आसानी से लगा पाएंगे वहाँ पे सही। अब देखिए नैदानिक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन में क्या करेंगे, क्लिनिकल असेसमेंट में क्या होगा, इसमें पोषण की कमी के कारण उत्पन्न लक्षणों और चिन्हों का निरीक्षण करना, विशेष रूप से आँख, बाल, त्वचा और नाखूनों की स्थिति की जांच करना। क्लियर, ये नैदानिक मूल्यांकन है, ठीक। आपने स्कूल जाते हैं तो आपके टीचर्स लोग नैदानिक मूल्यांकन ही करते थे। आपने बचपन में स्कूल गए होंगे तो डेली आपका नाखून चेक किया जाता था, हमारा तो चेक किया जाता है, और हम आज भी अपनी इस आदत नहीं सुधार पाए हैं, ठीक है। पहले क्या था बचपन में, ठीक है, संडे संडे को फिक्स था, पीटा जाता था कि भैया नाखून काट के आना मंडे के दिन स्कूल में, नाखून बाल ये सभी चीज़ें काट के आना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, हम ये संडे वाला आदत भूल गए हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, ठीक है, ना संडे देखते हैं ना मंडे, जैसे मुझे संडे को काटना है नाखून बाल, ठीक है, तो मैं संडे को छोड़कर मंडे को करूँगा, ट्यूसडे को करूँगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं तब मैं करता हूँ, तो वो सभी आदतें हैं, ठीक है। हालांकि ये गंदी आदत है, सभी को ध्यान देना चाहिए। हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन सबको अपनी नाखून, त्वचा, बाल ये सारी चीज़ें निगरानी करनी चाहिए, भैया क्या स्थिति है। जब आप अपने खुद शरीर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कैसे ही आगे की चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। रेडियोग्राफिक मूल्यांकन, ठीक है, चलिए रेडियोग्राफिक, अब हमें क्या यार, हमें भी समय का अभाव रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, अब क्या ही आपको बताएं। तो हड्डियां और मांसपेशियों के विकास की जांच करना, ठीक है। रेडियोग्राफिकल मूल्यांकन में क्या करेंगे, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास की जांच होती है। क्या, कैल्शियम की कमी, कुपोषण से संबंधित बीमारियों की पहचान करते हैं। ऐसे बन जाएगा, बताइए कैल्शियम की कमी और कुपोषण से संबंधित बीमारियों की पहचान किस मूल्यांकन विधि से किया जाता है। ऑप्शन दे देगा रेडियोग्राफिक मूल्यांकन, या फिर दे देगा क्या, नैदानिक मूल्यांकन, या फिर दे देगा क्या, क्या दे देगा भैया, दे देगा क्या, शारीरिक मापन। तो आपको बताना क्या है, नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन से हम क्या करते हैं, कैल्शियम की कमी और कुपोषण से संबंधित बीमारियों की पहचान करते हैं रेडियोग्राफिक मूल्यांकन से, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो सारे हेडिंग मैं बता रहा हूँ, हर एक हेडिंग को आपको रट जाना है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। देखिए जीव रासायनिक परीक्षण क्या होता है, बायोकेमिकल टेस्टिंग क्या होता है। अब देखिए बायोकेमिकल टेस्टिंग, बायोकेमिकल टेस्टिंग में नाम ही दिख रहा है केमिकल, केमिकल मतलब क्या, केमिकल का मतलब क्या, क्या द्रव ही होगा ना। और रक्त क्या है आपका, द्रव ही है ना, लिक्विड ही है ना। मूत्र क्या है, लिक्विड ही है ना, द्रव। तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हो, बायोकेमिकल में रक्त और मूत्र के पोषक तत्वों की उपस्थिति की जांच करते हैं। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भैया
बताइए, रक्त और मूत्र की पोषक तत्वों की उपस्थिति की जांच करना किस टेस्टिंग के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है बायोकेमिकल टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या भैया, अब ब्लड में, ठीक है, क्या देख रहे हो, मूत्र में क्या देख रहे हैं, ब्लड में विटामिन डी की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, प्रोटीन की कमी, ये सब चीज़ का आकलन करते हैं। क्लियर। अब देखिए, हमने प्रत्यक्ष विधियाँ पढ़ लिया, अब हम अप्रत्यक्ष विधियाँ ऊपर हमने जो देखा है, ठीक है, मूल्यांकन की विधियाँ, यहाँ पे हमने देखा है क्या, पोषणीय मूल्यांकन की विधियाँ। इसमें दो विधियाँ हमने, पहला प्रत्यक्ष विधि देखा हमने, प्रत्यक्ष विधि में क्या देखा, शारीरिक मापन देखा, ठीक है, शारीरिक मापन के बाद हमने क्या देखा, नैदानिक मूल्यांकन देखा, ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, रेडियोग्राफिक मूल्यांकन देखा, ठीक है, रेडियोग्राफिक मूल्यांकन देखा। ये सभी प्रत्यक्ष विधियाँ हैं। ठीक है, ऐसे भर्ती परीक्षा में पूछेगा आपके, कैसे पूछेगा प्रश्न, देखिए ऐसे पूछेगा, पूछेगा कि बच्चों में पोषणीय मूल्यांकन की कौन सी प्रत्यक्ष विधियां हैं। ठीक है, कौन सी प्रत्यक्ष विधियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष विधियां हैं? तो पहला ऑप्शन देगा क्या, पहला ऑप्शन देगा शारीरिक मापन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या देगा, दूसरा ऑप्शन देगा क्या, दूसरा ऑप्शन देगा नैदानिक मूल्यांकन, ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन। तीसरा ऑप्शन क्या देगा, रेडियोग्राफिक मूल्यांकन, ठीक है, रेडियोग्राफिक मूल्यांकन। और चौथा ऑप्शन क्या दे देगा, इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन क्या दे देगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको इनमें से सभी, आप सारी हेडिंग आपको पता रहेगा तो आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, जीव रासायनिक परीक्षा ये भी आपका प्रत्यक्ष विधि में आएगा। अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष विधियाँ। ठीक है, हमने देख लिया प्रत्यक्ष, अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो इनडायरेक्ट में सबसे पहले सर्वेक्षण, किसका सर्वेक्षण, समुदाय में पोषण स्तर का पता लगाने के लिए व्यापक अध्ययन। ठीक है, एज अ हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट है सामाजिक आर्थिक कारक। ये सभी क्या है, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। ठीक है, ध्यान देना है। अप्रत्यक्ष विधियों में हमने पहला क्या देखा, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण में क्या देखा, पोषण स्तर का पता लगाने के लिए व्यापक अध्ययन। दूसरा सामाजिक आर्थिक कारक, सारे हेडिंग आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्थिक में क्या देखेंगे, आर्थिक में क्या देखेंगे, शिक्षा, आय, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का प्रभाव, ये सारी चीज़ें सामाजिक आर्थिक कारक है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य मार्ग कार्ड क्या होता है। ठीक है, रोड द हेल्थ कार्ड, ठीक है, जिसको आप शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, RTHC बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होता है, आइए समझते हैं। यह 5 वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रपत्र है। इसे बच्चे के स्वास्थ्य का पासपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना है, बच्चे का स्वास्थ्य का पासपोर्ट किसे कहा जाता है, RTSC को। किसको, RTSC को, जिसमें क्या रहता है, 5 वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रपत्र है। ठीक है, अब देखिए कार्ड की विशेषता, इस कार्ड की विशेषता क्या है, ये बच्चे की वृद्धि का रिकॉर्ड, जैसे वजन, ऊंचाई। ठीक है, तुरंत देखिए क्या रहता है, ये इतना सारा डेटा याद नहीं रहता है कि हमने कब उसका वजन, किस महीने में क्या था, क्या टीका लगाए थे, क्या फलाना ढिकाना, दुनिया भर की चीज़ें याद नहीं रहती है। एक लोगों की बात नहीं है, ठीक है, कि याद रहे। तो इसीलिए इस कार्ड को बनाया जाता है। वही इस कार्ड की विशेषता है क्या, कि तुरंत आपने उठाया, उसको देख लिया। ठीक है, टीकाकरण का विवरण, पोषण स्तर का आकलन, ये सारा कुछ इसमें रहता है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। अच्छा, 50 से 60, 70 या फिर 80 वजन मानक के ग्राफ भी रहते हैं। अब देखिए चिकित्सा इतिहास, जैसे रोग, उपचार और दवाएं। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये कार्ड की विशेषताएं हैं। ठीक है, जो इस पे व्याख्यित रहती हैं। अब देखिए कार्ड की उपयोगिता, इस कार्ड की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता क्या है। अच्छा, उपयोगिता पहला है कि कुपोषण का पता लगाने और रोकथाम के लिए सहायक होता है। दूसरा क्या है, माता पिता को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देने का साधन है। और तीसरा क्या है, उपयोगिता बच्चों में होने वाले बीमारियों की प्रारंभिक पहचान। आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा कि जो शिशु कार्ड बनाया गया है, निम्नलिखित में उसकी क्या क्या उपयोगिता है। पहला क्या दे देगा ऑप्शन में, कुपोषण का पता लगाने और रोकथाम में सहायक होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दे देगा, माता पिता को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देने का साधन है। तीसरा ऑप्शन दे देगा, बच्चों में होने वाली बीमारियों की प्रारंभिक पहचान करने में मदद करता है। तो चौथा ऑप्शन क्या दे देगा, इनमें से सभी। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रहेंगे तो आसानी से भर्ती परीक्षा में उत्तर दे पाएंगे। दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बच्चों की देखभाल और भावनात्मक आवश्यकताएं। अच्छा,
बच्चों की देखभाल और भावनात्मक आवश्यकताएं। विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की देखभाल। नवजात मतलब 0 से 28 दिन का बच्चा है तो उसको नवजात बोलते हैं। चलिए, बच्चों को गर्म और सुरक्षित रखना। और शिशु 1 वर्ष है, 1 माह से 1 वर्ष के बीच में है तो उसको शिशु बोलेंगे, ठीक है। स्पर्श, गले लगाना और प्यार से बात करना, ये नहीं कि डाँट देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती है, ठीक है। बच्चों की देखभाल और भावनात्मक आवश्यकताएँ ज़रूरी हैं, ये सारी भावनात्मक है, ठीक है, इमोशनल, ठीक है, नीडेड्स होती हैं। और बोलते हैं ना कि अभी एक मूवी आई है, हाल ही की मूवी हमने देखा था, एनिमल मूवी, आप देख लेना, ठीक है। एनिमल मूवी, हालाँकि आपको ये यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी। एनिमल मूवी अनिल कपूर की है, ठीक है, रणबीर कपूर की है। और एक स्मृति मंदाना, क्या नाम है उसका यार, एक साउथ की है, ठीक है, उनकी है। और बॉबी देओल की मूवी है, ठीक है। बहुत इसको अवार्ड भी मिला है, ठीक है, आईफा अवार्ड भी मिला है इस मूवी को, बेस्ट एक्टर का भी रणबीर कपूर का बेस्ट फीचर मूवी में एनिमल को मिला है। तो इस मूवी में यही चीज़ है कि जो अनिल कपूर रहते हैं, अपने बच्चा, उनका बेटा रहता है, अनिल कपूर रहते हैं जो, ठीक है, ये पिता रहते हैं और उनका बेटा रहता है जो, ठीक है, रणबीर कपूर रहता है। तो ये बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, इसको केयरिंग शुरू से नहीं कर पाते हैं अपने बेटे को, फिर भी ये बेटा इनको बहुत प्यार करता है, बहुत इनके लिए जान देने को तैयार, इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार, इनके लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार। तो वही चीज़ इस मूवी में दिखाया है। तो नवजात शिशु में वो चीज़ें हैं। और 1 वर्ष में स्पर्श गले लगाना और प्यार से बात करना, ठीक है। और पूर्व स्कूली मतलब 3 से 5 वर्ष के बच्चे में बच्चों को खेलों के माध्यम से सिखाना। किशोर में 12 से 20 वर्ष आत्मसम्मान और सामाजिक कौशल विकसित करना, ठीक है। अब देखिए, भावनात्मक आवश्यकताएँ क्या है, भावनात्मक आवश्यकताएँ क्या है, ठीक है। बच्चों की भावनाओं को समझना, ठीक है, उनसे उनके साथ समय बिताना, अच्छे अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना। तो यही चीज़ें हैं भावनात्मक आवश्यकताएँ, जो कि एक मैं एनिमल मूवी की बात कर रहा हूँ जो, ठीक है, ये मूवी में वही चीज़ है। उनके पास इतना समय नहीं रह सकता है, उनकी भावना को समझने का टाइम नहीं रहता था, उनके साथ समय बिताने का समय नहीं था, ठीक है। हर एक चीज़ अच्छे व्यवहार से के लिए प्रोत्साहित नहीं करते थे, डाँट के बोलते थे। अगर वो पापा करके बुलाता था, "क्या है? क्या चिल्ला रहे हो? चलो बैठो, काम करो, पढ़ाई करो।" तो वो चीज़ें नहीं, तो बच्चा फिर भी प्यार करता था। उस मूवी में दिखाया है कि इतना ना ध्यान देते हुए भी बच्चा अपने पापा से कितना प्यार करता है। और वहीं पे इतना प्यार पापा बेटे से करते, समय देते, तो बच्चा फिर क्या कर जाता, उस मूवी में समझाया गया है, ठीक है। चलिए, समान विकासात्मक मील के पत्थर, जो माइलस्टोन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में यार क्या ही बोलते हैं। इसके क्या चीज़ है, 3 माह में गर्दन का नियंत्रण हो जाता है, 6 माह में सहारे से बैठना होता है, 12 माह में बिना सहारे के खड़ा होता है, 18 माह में चलना होता है, ठीक है। ये सारे माइलस्टोन हैं, ठीक है। 36 माह में ट्राई साइकिल चलाना होता है। अब देखिए, घर और बाहर की दुर्घटनाओं एवं रोकथाम। घर एवं बाहर की दुर्घटनाओं एवं रोकथाम। घरेलू दुर्घटना, आग, सीढ़ियों से गिरना, धारदार वस्तुओं से कट जाना, ठीक है। बच्चा जब भैया होता है तो वो दुर्घटनाएँ के बारे में बताया कि दुर्घटनाएँ क्या हो सकती हैं बच्चों के सामने। तो घरेलू दुर्घटनाएँ के अंतर्गत क्या हो गया, जैसे आग, सीढ़ियों से गिर जाता है ना, जब बच्चा धड़ाल्ले से गिर जाता है, चढ़ नहीं पाता, बैठ नहीं पाता है, या फिर कोई धारदार वस्तु लिया, चाकू लिया, उससे हाथ ही काट लिया। इनका रोकथाम आप कैसे करोगे, ठीक है, दुर्घटनाएँ हो गई तो इनका रोकथाम कैसे करोगे? बच्चों को खतरनाक वस्तुओं से दूर रखना, उनके खेलने की जगह को सुरक्षित बनाना, पानी के पास उन्हें अकेला ना छोड़ना, जहरीले पदार्थों को सुरक्षित स्थान पर रखना, इन इन सब चीज़ों से रोकथाम किया जा सकता है। अच्छा, जन्मजात कुछ असमानताएँ होती हैं, जैसे कि विदिड़, ओठ और तालु, ठीक है, सर्जरी द्वारा उपचार संभव है, ठीक है। कौन-कौन सा, स्पाइना बिफिडा, ठीक है, इंसाइना बिफिडा, ठीक है, स्पाइना बिफिडा, यह रीढ़ की हड्डी के विकास में दोष के कारण होता है। ऑपरेशन आवश्यक, हालाँकि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको जो इम्पोर्टेंट था हमने बता दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जल शीर्ष, ये इम्पोर्टेंट है आपका, मस्तिष्क में तरल पदार्थ की अधिकता क्या कहलाता है, जल शीर्ष कहलाता है। ऑपरेशन द्वारा तरल निकाला जाता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रश्न बना लेते हैं क्योंकि हमने बहुत थियरी पढ़ लिया ऊपर तक। अब हम प्रश्न बनाएंगे, आप सभी लोग इसका उत्तर बताना है।
आप सभी को। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की वृद्धि निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरणों का सही सेट है? अब बताइए कौन सा सही सेट है? स्टेथोस्कोप, रक्तचाप मॉनिटर, स्पिरोमीटर, वजन मापने वाली मशीन, मापन पट्टी, वृद्धि निगरानी चार्ट, थर्मामीटर, रक्त नमूना किट, सोनोग्राफी मशीन, गोनियोमीटर, ऊंचाई मापने वाली छड़ी, ईसीजी मशीन। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? हमने अभी ऊपर पढ़ा है भैया, स्टेथोस्कोप चाहिए क्या? ठीक है, मॉनिटर चाहिए का, स्पिरोमीटर चाहिए क्या? तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भैया? क्या चाहिए? थर्मामीटर चाहिए क्या? रक्त नमूना था क्या? हमने पढ़ा रक्त नमूना किट, सोनोग्राफी मशीन पढ़ा था? नहीं, ये नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वजन मापने वाली मशीन, ठीक है। और क्या पढ़ा था? वजन मापने वाली मशीन और क्या? पट्टी, ठीक है, मापन पट्टी या फिर वृद्धि निगरानी चार्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी जो व्याख्या दी हैं एक बार आप अपने से व्याख्या बना लेना, ठीक है। ये व्याख्या आप पढ़ लेना है आपको, ठीक है। ये सारे जो व्याख्या बताए जा रहे हैं ना भैया, इंपॉर्टेंट है। इसी से प्रश्न बनता है, इन व्याख्याओं से ही प्रश्न बनता है, ठीक है। ये जो व्याख्या हैं, ठीक है, अच्छे से आप इन पे फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि पोषण मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया है पहला ए, पोषण मूल्यांकन में केवल बच्चों को नैदानिक निरीक्षण किया जाता है। इसमें शरीर के मापदंड जैसे वजन, ऊंचाइयों के साथ साथ रक्त और मूत्र को विशेषता शामिल होता है या केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होता है पोषण मूल्यांकन के केवल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला सही है, ठीक है। बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया है, आप व्याख्या को ध्यान से पढ़ सकते हो। क्लियर? व्याख्या को ध्यान से पढ़ सकते हो, जो भी व्याख्या दिया है इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्लियर? व्याख्या आप एक बार देख लेना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बनाना है भैया। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि स्वास्थ्य मार्ग कार्ड, ठीक है, स्वास्थ्य मार्ग कार्ड पूछा है का उपयोग, ठीक है, उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है बताइए। उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है पूछा है। उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है, मुख्यतः क्यों किया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग बना लेना, ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य टीकाकरण को नियमित रिकॉर्ड रखने के लिए। ओके, व्याख्या दिया है, व्याख्या भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप खुद पढ़ो और खुद सारा व्याख्या देख लो, ठीक है, क्या क्या व्याख्या है उस चीज़ को आपको जरूर देखना पड़ेगा व्याख्या में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण का सबसे गंभीर संकेत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे का वजन उसके आयु के अनुसार समय सीमा से कम होना, ठीक है। व्याख्या आप दिया, व्याख्या आप पढ़ते जाना, ठीक है। व्याख्या आपको नहीं छोड़ना है। व्याख्या ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारी थियरी को मजबूत बना देता है। क्लियर? तो व्याख्या आपको नहीं छोड़ना है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 5 हमको बनाना है। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि शारीरिक मापन में किस मापदंडों को बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सी? ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, व्याख्या जो दिया है भैया इम्पॉर्टेंट है, आप व्याख्या यहाँ पे देख सकते हो जो व्याख्या बताई गई है। क्लियर? चलिए हम प्रश्न नंबर 6 की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा जा रहा है, जन्मजात असमानताएं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मस्तिष्क के तरल पदार्थ की अधिकता के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हमने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर बी जल शीर्ष करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या दिया है, जल शीर्ष मस्तिष्क में तरल पदार्थ के अधिकांश संग्रह के कारण है, इसका उपचार सर्जरी द्वारा किया जाता है। ओके, अब चलिए प्रश्न नंबर 7 बनाना है। प्रश्न नंबर 7 पूछा क्या है?
पूर्व स्कूली बच्चों की देखभाल में निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्राथमिकता में आता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, देखिए 1 घंटे हो गए कंटिन्यू चिल्लाते-चिल्लाते, ठीक है? गला भी थोड़ा बैठा जा रहा है। देखिए, मैं चाहे लाइव क्लास लूँ, चाहे फिर रिकॉर्डेड क्लास लूँ, जब मैं क्लास शुरू करता हूँ ना, तो कंटिन्यू बोलते ही जाता हूँ। ये नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास है तो सर आराम करते होंगे, नहीं भैया, हमारे भी टाइम की ज़रूरत होती है, तो मैं सोचता हूँ जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके शूट कर दूँ, और एक वीडियो शूट करने में बहुत समय लग जाता है यार, ठीक है? लाइव क्लास में कोई समय नहीं लगता है, बस उठा के आओ, अ, तुरंत वीडियो जो आप शूट कर दो तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या रहता है, वीडियो की एडिटिंग भी रहती है, अपलोड, देखिए एडिटिंग करने में 1 घंटा 2 घंटा जाता है, अपलोड होने में 1 घंटा लग जाता है, ठीक है? जैसे नेट के हिसाब से चलता है, तो सारी चीज़ें रहती हैं भैया, टाइम लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है कि जो माइलस्टोन है, ठीक है, डेवलपमेंट माइलस्टोन है, इसके संदर्भ में बच्चे का बिना सहारे खड़ा होना आमतौर पर कितनी उम्र में लगती है? किसके अनुसार? माइलस्टोन के अनुसार, ठीक है? विकासात्मक मील के अनुसार बताना है। तो इसका राइट आंसर 12 महीने में, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ सकते हो, 1 वर्ष की आयु में अधिकांश बच्चे बिना सहारे के खड़े होने में सक्षम हो जाते हैं। प्रश्न ये इम्पोर्टेंट था। अब ये वाला भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसका भी उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में कौन सी दुर्घटना घरेलू सुरक्षा उपायों की कमी के कारण सबसे आम है? साइकिल चलाते समय गिरना, आग से झुलसना, खेल के मैदानों में गिरना, स्कूलों में चोट लगना। ये इम्पोर्टेंट है। अब आप कौन सा करोगे? ध्यान देना, एक वर्ड जोड़ के रखा है कि घरेलू दुर्घटना, घरेलू, घरेलू। तो भैया इसका राइट आंसर आग से झुलसना, हमने पढ़ा था ना, घरेलू यही तो था। प्रश्न नंबर 10 बनाना है, ठीक है? प्रश्न नंबर 10 बनाना है। बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कार्य बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, कौन सा बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद करता है? तो भैया, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना और उनकी भावनाओं को समझना। अगर आप बच्चों की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, तो बच्चों को आत्मसम्मान बढ़ेगा। ये नहीं कि बच्चा बोल रहा है कि मुझे साइकिल चाहिए, तो आप बोलोगे नहीं साइकिल नहीं देंगे, चुपचाप खाना खा लो। तो बच्चा खाना खाएगा क्या? नहीं खाएगा। जब खाना सही से नहीं खाएगा तो बच्चे की जो शरीर है ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो बच्चे को बातों को सुनो, मानो और उन पे कार्य करो, ये चीज़ होती है। बच्चा बोल दिया टॉफ़ी चाहिए तो ला के दीजिए। अब जैसे ही बच्चा सुनेगा कि पापा बर्थडे पे साइकिल देंगे, मम्मा बर्थडे पे साइकिल देंगी, तो बच्चा भूख नहीं रहेगी तब भी तो रोटी खा लेगा, ये चीज़ रहता है। तो वही चीज़ है, बच्चों की बातों को ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है बच्चा, और उसकी भावनाओं को समझना भैया, तभी उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा बच्चे का। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है? बच्चों की भावनाओं को समझना और उन्हें समर्थन देना उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, तो आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस एनएम भर्ती क्लास को लेकर 2000 वाली क्लास आपको फ्री में दिया जा रहा है। इस टॉपिक से आपके 3 नंबर पक्के आने वाले हैं। टॉपिक वाइज थियरी हम पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू भी पढ़ रहे हैं। शिशु और बच्चों में विकास को प्रभावित करने वाले कारक पार्ट 1 है इसका है, और वीडियो नंबर 26 है। चलिए, थोड़ा यहाँ पे ऐड भी करना, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए भैया 200 रुपये फ़ी देकर आप पीडीएफ ले सकते हो। 200 रुपये फ़ी देकर आप पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ तब तक मिलेगी जब तक क्लास होती रहेंगी, अनलिमिटेड पीडीएफ आपको मिलेगा। ओके, और तैयारी आप किससे कर रहे हैं? एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, जो आपको समय रहते हुए हर एक चीज़ को गाइड के साथ साथ आपकी पूरी पूरी मदद भी करता है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में देखेंगे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं, फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करते हैं। शिशु को जन्म से लेकर पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं?
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। इस दौरान शिशु को पानी, घोल या किसी अन्य प्रकार का आहार नहीं दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की डिफिनेशन क्या है। तो इसमें जो शिशु है, शिशु को जन्म से लेकर पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्लू ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है। ओके। स्तनपान शुरू करना समय, ठीक है, यहाँ पे समय दिया है क्या, नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद। कब? जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद, ये इम्पोर्टेंट है, भर्ती परीक्षा में से ही प्रश्न पूछता है। कब स्तनपान कराना चाहिए? ठीक है, जन्म के 10 दिन बाद, जन्म के 1 दिन बाद, जन्म के 2 दिन बाद, तो नहीं, जन्म के तुरंत बाद लिखा है, तो तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। ठीक है, लाभ क्या है भैया? अच्छा, लाभ क्या है? अच्छा, लाभ भी बताना पड़ेगा अम्मी को। लाभ तो सबको पता होना चाहिए। प्रसव के बाद अधिक खून बहने का खतरा कम होता है, ठीक है, माँ के लिए, ये माँ की बात है। ठीक है, प्रसव के बाद अधिक खून बहने का खतरा कम होता है। अच्छा, गर्भाशय अपने मूल आकार में जल्दी लौटता है। किससे लाभ होगा यार? किससे लाभ होगा? किससे? स्तनपान से। ठीक है, और शिशु के लिए क्या होगा? शिशु को भैया गर्माहट में और ममता मिलती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए? तो उसके लाभ हैं। पहला लाभ माँ के लिए। माँ के लिए क्या है? माँ के प्रसव के बाद जो खून बहने का खतरा रहता है, ये थोड़ा कम हो जाता है, और गर्भाशय अपने मूल आकार में जल्दी लौटता है। ठीक है, और शिशु के लिए क्या लाभदायक है भैया? शिशु को तो ममता मिलती है, मम्मा ने दूध पिला दिया, और गर्माहट मिलती है। ठीक है, स्तनपान कराने के अन्य लाभ क्या हैं? स्तनपान कराने के लाभ क्या हैं? पहले, माँ के दूध के पोषक तत्व, माँ के दूध में सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यह शिशु के लिए आसानी पचने योग्य होता है। ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए स्तनपान कराने के लाभ नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा ये सारे पॉइंट, कौन कौन से लाभ हैं। माँ के दूध में सभी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, यह शिशु के लिए आसानी से पचने योग्य है, यह संक्रमण से बचाव करता है। क्लियर? तो ये सारे लाभ हैं भैया, लाभ सारे याद करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ अन्य लाभ भी हैं, कौन कौन से बता दीजिए सर। अन्य लाभ क्या है? पहला, कृत्रिम आहार की तुलना में सस्ता। ठीक है, कि आप लेने जाते हो क्या यार, एक चला है क्या सेरिलैक पाउडर, चला है क्या नेस्टोजन, चला है क्या लैक्टोजन, चला है क्या, तो भैया ये महंगा 400 रुपये का पाउडर मिलता है, कोई 500 रुपये का आता है, कोई 400 का आता है, तो भैया तो कृत्रिम आहार की तुलना में सस्ता है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। माँ और शिशु के बीच स्नेह का संबंध भी मौजूद होता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट क्या है? हर एक लाइन आपको पॉइंट समझ लेना है। शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होता है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है भैया? माँ को गर्भाशय और स्तन कैंसर से बचाने में मदद करता है स्तनपान। ठीक है, बताइए, इतना सारा लाभ है, फिर भी लोग क्या ही बताएं, फिर भी नेस्टोजन और लैक्टोजन और सेरिलैक पाउडर पिलाते हैं। खून की कमी एनीमिया से बचाव करता है, तो ये भी एक लाभ है। ठीक है, अन्य लाभ, ये सारे लाभ हैं, आपको ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बचपन में पोषण की आवश्यकता क्यों है? बचपन में पोषण की आवश्यकता क्यों है? कभी आपने सोचा है? चलिए आज समझते हैं क्यों है। सही भोजन का चयन, प्रोटीन, ठीक है, अंडे, मांस, दूध और बने उत्पाद और दालों, ठीक है, ये सभी आवश्यकताएं हैं। प्रोटीन का चयन करना है। प्रोटीन में क्या क्या खाना पड़ेगा तब प्रोटीन अच्छी मिलेगी भैया? दालें खाएंगे, अंडे खाएंगे, मांस खाएंगे, दूध खाएंगे, दूध से बने उत्पाद खाएंगे। अच्छा, इनसे सब प्रोटीन मिलती है। तो बता दीजिए खनिज किससे मिलता है भैया? तो फल और हरी सब्जियां से खनिज मिलता है, विटामिन और खनिज मिलता है। अच्छा, भोजन की आदतें क्या हैं? कैसे खाते हैं भैया? कैसे खाया जाता है? तो बच्चों को दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है, बच्चों को दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। सुबह के भोजन अनदेखा नहीं करना चाहिए, सुबह ज़रूर खिलाना चाहिए।
अनियमित आहार संतुलन पर संतुलित आहार देना चाहिए, ठीक है, नियमित और संतुलित आहार देना चाहिए। अच्छा, लाभ है क्या इसके? बिल्कुल लाभ है। कौन कौन से लाभ हैं? जब आप ये सारे काम करोगे तो बच्चे के शरीर के विकास में मदद होगा, जल की पूर्ति होगी, मानसिक और शारीरिक मजबूत होती है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं क्या कि भैया हमने क्या पढ़ा, क्या निष्कर्ष इसका निकालते हैं। शिशु और बच्चों को पोषण उनके जीवन की नींव है। माँ का दूध शिशु के लिए अमृत के समान है और उनके शारीरिक विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। सही आहार और समय पर पोषण देकर बच्चों को भविष्य स्वस्थ और उज्जवल बनाया जा सकता है। ये हमने किसका निष्कर्ष निकाला? स्तनपान का निष्कर्ष निकाला। अभी हमने जो ये पढ़ा भैया, बचपन में पोषण की आवश्यकता है जो पढ़ी, उसी का निष्कर्ष हमने निकाला है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे देखिए भारतीयों के लिए प्रस्तावित दैनिक आहार की मात्रा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारतीयों के लिए प्रस्तावित दैनिक आहार की मात्रा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसका नाम है ICMR, ठीक है, द्वारा प्रस्तावित रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इसका हम क्या देखेंगे? भारतीय आबादी, ठीक है, क्या लिखा है कि भारतीय आबादी की उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक स्थिति जैसे गर्भावस्था और स्तनपान के आधार पर तैयार किया गया है। इसे मुख्य पोषक तत्वों जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों की दैनिक आवश्यक मात्रा दी जाती है। कितना दी जाती है? आइए हम अब पढ़ते हैं। जैसे कि ऊर्जा में हो गया, ऊर्जा की बात करें तो पुरुष को कितना चाहिए भैया? 2320 से 3490 के बीच में। कितना भैया? 2320 से 3490 किलो कैलोरी शारीरिक गतिविधियों के आधार पर, ठीक है। अब महिला के लिए 1900 से 2850 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। गर्भवती महिलाओं की कितना होती है? तो 350 अतिरिक्त होता है। इनके अलावा, ठीक है, 350 अतिरिक्त किलो कैलोरी की जरूरत होती है। क्लियर? स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए इनके अलावा, ठीक है, 600 किलो अतिरिक्त, जो ऊपर हमने स्टैंडर्ड देखा है कितना होना चाहिए महिलाओं का, तो 1900 से 2850, ठीक है, 1900 से 2850 होना चाहिए। अब वहीं पर गर्भवती महिला है तो 350 इसमें और ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा, वही स्तनपान कराने वाली महिला है तो ये 2850, 1900 से 2850 के बीच में होना चाहिए, उसमें 600 किलो कैलोरी और जोड़ दीजिए, ठीक है। इसलिए अतिरिक्त लिखा गया है। अब बच्चे के लिए भैया कितने ऊर्जा की ज़रूरत है? तो बच्चे के लिए 1060 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। कितने वर्ष तक? 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे के लिए। आइए अब प्रोटीन के बारे में देखते हैं। प्रोटीन पुरुष को 60 ग्राम, ठीक है, महिला को 55 ग्राम, गर्भवती महिला को अतिरिक्त 23 ग्राम, मतलब ये जो 50 ग्राम है प्लस ये 55 ग्राम है प्लस 23 ग्राम अतिरिक्त, अगर वो महिला गर्भवती है तो। अच्छा सर, अगर वो महिला स्तनपान करा रही है तब वो 19 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की ज़रूरत और हो जाती है, बढ़ जाती है। और बच्चे में सर, बच्चे 1 से 3 वर्ष के हैं तब 16.7 ग्राम की ज़रूरत होती है प्रोटीन की, ठीक है। अच्छा सर, वसा की ज़रूरत कितनी होती है? तो पुरुष में 20 से 40 ग्राम की, महिला में 20 से 30 ग्राम की, ठीक है। और बच्चे में 1 से 3 वर्ष के बच्चे में 27 ग्राम की ज़रूरत होती है। अच्छा सर, विटामिन भी बता दीजिए। तो यहाँ पे डिटेल में, ठीक है, देखिए PMG प्रति डे की बात हो रही है, ठीक, प्रतिदिन की बात है। यहाँ पे देखिए विटामिन ए यहाँ पे लिखा है। विटामिन ए पुरुष है तो भैया उसको कितना चाहिए? 1000, ठीक है। अगर महिला है तो भैया कितना चाहिए? 800, ठीक है। अब बच्चे हैं तो कितना? 400। कितना? प्रति डे की बात है। अच्छा, ये तो विटामिन ए की बात हो गई। विटामिन डी कितना चाहिए? 400। और विटामिन पुरुष के लिए, महिला के लिए 400। मतलब बच्चे ये जो विटामिन डी की मात्रा है लगभग तीनों के लिए सेम है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर बच्चे हैं। और यहीं पे विटामिन सी की मात्रा याद कैसे करोगे? ठीक है, सी, देखिए CD7, ठीक है, CD7 मतलब 400 सब में 40 साथ में है, तीनों में बराबर है। अब विटामिन B1 की कितनी ज़रूरत होती है? तो विटामिन B1 पुरुष के लिए 1.2 mg, महिला के लिए 1 mg और बच्चे के लिए 0.5 mg प्रति डे विटामिन B1 की ज़रूरत होती है। अच्छा सर, विटामिन B2 की ज़रूरत क्या है? इसका रासायनिक नाम भी आप ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, ठीक है, रासायनिक नाम भी आपको ध्यान में रखना है।
ये 1.4 ये सारडी आप याद कर लेना, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ पीडीएफ ले लिया करिए और नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। विटामिन सी को रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, ठीक है। और जो भी ज़रूरत है वो लिखा हुआ है। फोलिक एसिड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पुरुषों के लिए कितनी की ज़रूरत होती है? 200 mg। और यहाँ पे महिलाओं के लिए 200, बच्चों के लिए 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं खनिज की मात्रा उसी प्रकार है, ठीक है। खनिज भी आप देख लेना। अब पानी की मात्रा कितनी है भैया? 3 से 7 लीटर प्रतिदिन। महिला को 2 से 7 मिनिमम है ये, ठीक है। बच्चे के लिए 1 से 3 लीटर। वैसे तो पानी ज़्यादा जितना पिए उतना कम है, ठीक है। पानी का कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन लिमिट यहाँ पे मिनिमम बताया गया है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए विशेष ध्यान। आयरन, गर्भवती महिलाओं को 35 mg प्रति डे आयरन लेना होता है। वहीं पे फोलिक एसिड की बात आए तो जो गर्भवती महिला है उसको 500 mcg प्रति डे लेना होता है। कैल्शियम कितना लेना होता है सर? कैल्शियम 1200 mg प्रति डे लेना होता है। और प्रोटीन, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के अतिरिक्त प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। अब गला हमारा बैठा जा रहा है, लेकिन क्लास को हम रेगुलर रखेंगे। ओ रेगुलर बोलें, कंटिन्यू रखेंगे। 1.5 घंटा तक आज पहुंचा ही देंगे, ठीक है। चलिए आरडीए एक चीज़ है। आरडीए हर व्यक्ति को पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। यह आहार योजना स्वास्थ्य जीवन शैली बनाए रखने में पोषण संबंधी कमी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। कि आपको किसी विशेष वर्ग जैसे बुजुर्ग या पितृ की विस्तृत जानकारी चाहिए, चलिए यहाँ पे वो अलग चीज़ें लिख दी गई हैं, ठीक है। देखिए पूरक आहार क्या होता है, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। 6 महीने की उम्र के, ठीक है, 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों के लिए पूरक आहार का महत्व तो आपको ध्यान में रखना है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो माँ का दूध उसकी पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाता है। इस उम्र के बच्चों को तेज़ी से विकास होता है। उसे माँ के दूध के साथ अतिरिक्त पोषक तत्वों की ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। इसलिए माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार देना ज़रूरी हो जाता है। 6 महीने की उम्र के बाद की बात है, ठीक है। ध्यान देना है तो सही समय पर पूरक आहार शुरू करने से बच्चा स्वस्थ रहेगा और वो भूख से परेशान भी नहीं होगा, ठीक है।